हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ कोडक्राफ्ट C++ बूट कैम्प। आज के लेक्चर में हम डीप डाइव करेंगे फंक्शंस के अंदर के फंक्शंस क्या होते हैं, स्कोप और टाइम क्या होता है फंक्शंस के अंदर, कॉल स्टैक क्या होता है, उसके बाद रिकर्जन को स्टडी करेंगे एंड डॉट मोर। सो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सो आज के लेक्चर का नाम है फंक्शन वर्स विच इज़ द डे 3 ऑफ आवर कोडक्राफ्ट C++ बूट कैम्प। एवरी फंक्शन कॉल opens another universe inside your computer। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब हम इस लेक्चर के एंड तक समझ चुके होंगे। ओके, तो आज का रोड मैप क्या है हमारा? रीकैप एंड द रियल हुक, स्कोप एंड लाइफ टाइम। के हमारे पास स्कोप क्या होता है, फंक्शन का लाइफ टाइम क्या होता है, व्हाट अ फंक्शन कॉल रियली इज, फंक्शन कॉल क्या होता है, हमने मेन इस चीज़ को देखना है। स्टैक फ्रेम्स, द कॉल स्टैक, पैरामीटर पासिंग, वैल्यू वर्सेस रेफरेंस, पास बाय वैल्यू वर्सेस पास बाय रेफरेंस को देखेंगे। रिकर्जन के बारे में स्टडी करेंगे, कुछ लोगों को पता होगा कुछ लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में। उसके बाद डीबगिंग लैब, क्विज एंड होमवर्क। सो रिकैप एंड द रियल होप। अ क्वेश्चन यू हैव नेवर बीन आस्क्ड, एक सवाल जो आपसे कभी पूछा नहीं गया। यू हैव रिटन फंक्शंस हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, void समथिंग, int समथिंग, लाइक डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं, आपने बहुत सारे बनाए होंगे, ठीक है। void मेन, int मेन जैसा मेन फंक्शन हमारा, उसके बाद सम का फंक्शन बनाया हो तो int सम, अगर हम लोग एरिया का फंक्शन बनाते हैं तो उसके अंदर फ्लोट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमने बहुत सारे फंक्शन बनाए हैं, बट व्हेन यू कॉल अ फंक्शन, वेयर डू इट्स लोकल वेरिएबल्स एक्चुअली लिव। जब फंक्शन बनाते हैं हम, तो उनकी जो लोकल वेरिएबल्स है, जो फंक्शन में वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, वो कहाँ पर होते हैं? क्या वो एक्चुअली वैल्यूज़ होती हैं? क्या वो फंक्शन की अपनी वैल्यूज़ होती हैं? अगर फंक्शन की अपनी वैल्यू होती हैं तो फिर हम लोग उसको मेन फंक्शन में किस तरह से लेके आएंगे? जो मेन फंक्शन की वैल्यूज़ हैं, हमने उनको तो यूटिलाइज करना ही करना होता है फंक्शन में, तो हम उनको किस तरह से यूज़ करेंगे? वट हैपन्स टू देम द मोमेंट द फंक्शन फिनिशेज, जब फंक्शन ख़त्म होता है तो हमारे पास जो फंक्शन के वेरिएबल्स हैं, क्या वो रैम में रहते हैं? हमने देखना है कि वो जाते कहाँ पर हैं असल में। लाइक अगर मैं मेन फंक्शन को रन कर रहा हूँ और उसके अंदर जो वेरिएबल्स है, हमने ये बात पढ़ी है कि वो सारे वेरिएबल्स कहाँ जाके स्टोर होते हैं? रैम में स्टोर होते हैं। तो क्या जो हमारे पास बाकी फंक्शंस हैं मेन फंक्शन के अलावा, क्या उनके वेरिएबल्स भी रैम में स्टोर होते हैं? By the end of today, you will be able to draw this happening frame by frame for any sequence of calls, including recursion. Scope and lifetime, what a function call really is. Scope, where a name is even recognized. अब स्कोप क्या होता है? एक फंक्शन का स्कोप होता है उसकी बॉडी, हम बॉडी कह सकते हैं उसकी, या हम कह सकते हैं कि जहाँ तक उसकी वैल्यू बरकरार रहेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि मैं एक इलाके में रहता हूँ जिसका नाम है एक्स, ठीक है, और मैंने जाना है एक इलाके में जिसका नाम है वाई, ठीक है। अब एक्स से वाई में जाने में, अगर मैं एक्स में हूँ तो मैं क्या कहलाऊँगा? मैं कहलाऊँगा कि मैं इस वक्त मेरी लोकेशन एक्स जगह पे शो हो रही है। लेकिन अगर मैं उस जगह से बाहर आ गया हूँ और मैं वाई में चला गया हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अभी तक एक्स में ही बैठा हूँ? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द स्कोप ऑफ एन एरिया, ठीक है। उस एरिया का स्कोप जो है वो तब तक मैं उसके अंदर रिकोगनाइजेबल था जब तक मैं वहाँ बैठा हुआ था। एज सुन एज वो एरिया से मैं बाहर आ गया तो वहाँ पर क्या होगा? मेरा स्कोप भी ख़त्म हो गया, उस एरिया का स्कोप मेरे रेलिवेंट ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब मैं उस एरिया से बाहर आ चुका हूँ, अब मैं उस एरिया में नहीं हूँ, ठीक हो गया। फंक्शन का स्कोप क्या होता है? जिस तरह अगर हम यहाँ एग्जाम्पल देखें, यहाँ एक फंक्शन हमने बनाया फू के नाम से, ठीक है। हमने क्या किया? हमने इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसको इनिशियलाइज कर दिया इक्वल्स टू 5, और मैंने क्या किया? मैंने उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं मेन फंक्शन यूज़ करूँगा। मेन फंक्शन में मैंने क्या किया? अब अगर मैं यहाँ पर करता हूँ इस फंक्शन को कॉल करना, तो मुझे पता मुझे फंक्शन कॉल कहाँ करने होंगे? मुझे मेन फंक्शन में कॉल करने होंगे। इंडिपेंडेंटली हमें पता है कि कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता भी है अगर, तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक हम उसको मेन फंक्शन में कॉल नहीं करेंगे। तो अब मेरे पास ये फंक्शन एग्जिस्ट करता था, लेकिन मुझे मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा ताकि मैं उसको क्या कर सकूँ? मैं उसको कॉल कर सकूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया? मैंने मेन फंक्शन बनाया इंट मेन, और मैंने उसको कॉल कर दिया, ठीक है। अब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया। अब कॉल करने से क्या होगा? जो हमारे पास जो होल्ड है वो कहाँ जाएगा? वो यहाँ पर आ जाएगा। वो यहाँ से क्या करेगा? वो इस चीज़ को रीड करेगा, इंट एक्स इक्वल्स टू 5, ठीक है। वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया, सी आउट किया एक्स को, एक्स भी सी आउट हो गया, ठीक है, एक्स प्रिंट हो गया, फाइन।
एक्स इज इन द स्कोप हेयर। अब ये एक्स जा कहाँ पड़ रहा है इसको हम देखेंगे बाद में, अभी हमने सिर्फ देखना है कि हमारे पास फंक्शन का स्कोप क्या होता है। अब x इक्वल टू 5 ठीक है, सी आउट x किया ठीक है। अब यानी कि ये फंक्शन जब ये लाइन रन होगी जिसको हमने कॉल कहते हैं, कॉल ऑफ अ फंक्शन, जब फंक्शन मैंने कॉल किया तो ये पूरा प्रोग्राम रन होगा और इस प्रोग्राम के रन होने से क्या हुआ, 5 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मैं नीचे आया, सी आउट x, क्या ये x भी प्रिंट होना चाहिए? यहाँ पर आती है स्कोप की बात। हमने अभी क्या बात की थी कि अगर मैं किसी एक एरिया में हूँ और मैं उस एक एरिया से किसी दूसरे एरिया में जाता हूँ तो वहाँ पर जाने पर मैं उस एरिया के अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं अपनी लोकेशन दिखाऊंगा तो मेरी लोकेशन वहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, मेरी लोकेशन कहाँ होगी, उस दूसरे एरिया में होगी। इसी तरह से जो एक्स वेरिएबल है उसकी लोकेशन कहाँ तक महदूद थी, उसकी लोकेशन यहाँ तक ही महदूद थी, बिकॉज वो यहाँ का रहने वाला था। वो यहाँ से यहाँ पर मूव ही नहीं किया तो क्या उसकी वैल्यू यहाँ पर आ सकती है, नहीं आ सकती। इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पर सी आउट करता हूँ एक्स को तो वो क्या मुझे शो करा देगा, एरर। किस टाइप का एरर, एक्स इज नॉट इन द स्कोप। ठीक है, एक्स इस स्कोप में नहीं है, एक्स यहाँ डिक्लेयर ही नहीं हुआ हुआ, मेन फंक्शन में एक्स है ही नहीं। ठीक है, मेन फंक्शन में एक्स का होना ज़रूरी है अगर मैं एक्स को यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो एक्स था वो किसमें था, वो इस फू फंक्शन में था। इससे हमें क्या पता लगा कि अगर मैं किसी फंक्शन से बाहर आता हूँ तो क्या होता है, वहाँ पर वो फंक्शन के वेरिएबल्स जो हैं वो उस फंक्शन के अंदर ही रहते हैं, वो उस फंक्शन से बाहर नहीं आ सकते। मीन्स कि अगर फंक्शन ख़त्म हुआ तो वेरिएबल्स भी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसको हम आगे मज़ीद देखते हैं। लेकिन मुझे ये पता लगा कि अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस फंक्शन को रन करता हूँ, यहाँ पर इसको कॉल करूँगा मेन फंक्शन में, तो इसके वेरिएबल्स सिर्फ कहाँ तक महदूद रहेंगे, इस फंक्शन के रन होने तक। जैसे ही फंक्शन कॉल से नेक्स्ट लाइन पे आया तो ये फंक्शन पूरा का पूरा क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया फंक्शन। उसके बाद वाली जो लाइन्स होंगी वो किसका पार्ट होंगी, वो पार्ट होंगी मेन फंक्शन का, ना कि हमारे इस फू फंक्शन का। ठीक है, अब यहाँ से देखें, अगर हमने क्या किया, हमने मेन के अंदर इस फू फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, जो x इक्वल टू 5 था वो कहाँ पर था, वो सिर्फ इस एरिया के अंदर था। अब यहाँ इस चीज़ को देखने से क्या पता लग रहा है, क्या समझ आ रही है, अगर कोई बंदा देखेगा वो ये कहेगा ना कि अगर मेन फंक्शन के अंदर ये फंक्शन है तो इसका मतलब मेन के अंदर ये वेरिएबल भी होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ फंक्शन कॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे दोनों फंक्शन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाँ, फू फंक्शन डिपेंड करता है मेन के ऊपर सिर्फ एक लिहाज से, किस लिहाज से, कि ये फंक्शन तभी प्रिंट होगा जब मैं मेन फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंटली ये फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है और इनके वेरिएबल्स भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये x इक्वल टू 5 जो है ना, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ ना, यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ तो मुझे यहाँ पर ये x इक्वल टू 5 तो नज़र आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से बाहर आ गया हूँ, मैं इस मेन की जगह पे आ गया हूँ, तो यहाँ पर खड़े हुए मुझे सिर्फ ये फंक्शन नज़र आएगा। मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और मुझे क्या आएगा, मुझे सिर्फ ये मेन फंक्शन का एरिया नज़र आएगा, मुझे इसके अंदर का कुछ भी नहीं पता। इसका मतलब क्या है कि मैं इसके अंदर कुछ भी है अगर तो मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता। ठीक हो गया, x नॉट विजिबल हेयर आउट ऑफ द स्कोप, यहाँ बात आती है स्कोप ऑफ ए वेरिएबल की। ठीक है, स्कोप का मतलब क्या होता है, लोकल स्कोप कह सकते हैं, ग्लोबल स्कोप कह सकते हैं। ये जो हमारा वेरिएबल था ये था किसके अंदर, ये था हमारे लोकल स्कोप के अंदर। लोकल स्कोप से क्या मुराद है कि हमने कोई फंक्शन बनाया, हमने कोई लूप बनाया, हमने कोई ऐसी चीज़ बनाई जिसकी अपनी बॉडी थी। ठीक है, लाइक इफ कंडीशन भी लगा ली अगर हमने, तो उसकी भी क्या होती है, उसकी भी अपनी बॉडी होती है। और जिसकी अपनी बॉडी होगी जाहिर सी बात है उसका अपना स्कोप होगा, और जिसका अपना स्कोप होगा वो सिर्फ उसी के अंदर यूज़ हो सकता है। ठीक है, उस एरिया से बाहर हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर x क्या था, x जो है वो इस फू के अंदर था। ठीक है, हाँ ठीक है, यूज़ हो रहा है, हमने यूटिलाइज़ किया इसको। लेकिन हम इससे अगर बाहर आएंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास x इक्वल टू 5 इनविजिबल है। ठीक हो गया, अब स्कोप वर्सेस लाइफ टाइम, ये क्या है, ये दो अलग चीज़ें हैं। स्कोप ऑफ अ वेरिएबल क्या होता है और लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल क्या होता है। स्कोप, वेयर इन योर कोड अ वेरिएबल नेम इज रिकॉग्नाइज्ड। हमने भी देखा कि हमारे वेरिएबल का नाम यानी कि हमारा जो x इक्वल टू 5 था वो हमारे इस प्रोग्राम के अंदर, या स्पेसिफिकली बात करें इस फंक्शन के अंदर, कहाँ पर रिकॉग्नाइजेबल था, कहाँ पर हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कहाँ तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वो क्या था, वो सिर्फ ये फू फंक्शन था, इससे बाहर हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। इट मीन्स कि हमारा जो स्कोप है
वो कहाँ तक होगा, वो होगा सिर्फ इस foo फंक्शन तक। ठीक हो गया। अ प्योरली टेक्सचुअल रूल, द कंपाइलर चेक्स इट, कंपाइलर चेक करता है इसको, और हमने बात की है अभी कि यहाँ पर क्या होगा, आउट ऑफ स्कोप का एरर आएगा, जो कि सिंटेक्स एरर है। वो क्या कहेगा, वो ये नहीं कहेगा इट इज़ आउट ऑफ स्कोप, वो सीधा कह देगा कि एक्स इज़ नॉट डिक्लेयर। ठीक है, क्या मतलब कि यहाँ पर x क्या किया गया, आपने डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ। डिक्लेयर ना करने से मुराद क्या कि x यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता हो तो हम क्या करें, हम इस x को यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन x एग्जिस्ट नहीं करता, इट मीन्स के वो वेरिएबल स्कोप से बाहर है। ठीक हो गया। लाइफ टाइम, हाउ लॉन्ग दैट वेरिएबल्स एक्चुअल मेमोरी एग्जिस्ट, अब ये मेन चीज़ है। अब x इक्वल टू 5 जो है, उसने जाहिर सी बात है कोई मेमोरी यूटिलाइज करनी है, लेकिन वो कब तक यूटिलाइज करेगा, कितना टाइम लेगा वो मेमोरी में रहने में, और कब जाके वो वेरिएबल खत्म होगा, कब वो डिस्ट्रॉय होगा। दिस इज कॉल्ड द लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है। A local variable's memory is destroyed the instant its function returns। अब यही चीज़ हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ foo फंक्शन को कॉल किया। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये फंक्शन कॉल होगा तो होल्ड कहाँ जाएगा, होल्ड यहाँ पर आ जाएगा। अब जितने भी वेरिएबल्स जो इस foo फंक्शन के अंदर हैं वो सारे क्या करेंगे, वो सारे कुछ ना कुछ मेमोरी लेंगे। ठीक है, मैंने int x इक्वल टू 5 लिया, ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल रैम थी, रैम में यहाँ पर इस जगह पे आके उसने क्या किया, यहाँ आके इसने 5 को सेव कर लिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि जैसे ही हम फंक्शन को रिटर्न करते हैं, जैसे ही उसकी वैल्यू रिटर्न होती है, अब यहाँ रिटर्न तो कुछ नहीं हो रहा, तो क्या होगा, यहाँ पर फंक्शन एंड होगा। ठीक है, यहाँ फंक्शन एंड हो गया इस ब्रैकेट में आके, जैसे ही फंक्शन एंड होगा तो उसके जो वेरिएबल्स है वो क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, मेन फंक्शन के वेरिएबल सबसे एंड पे डिस्ट्रॉय होते हैं। रीज़न, बिकॉज मेन फंक्शन में जितने भी फंक्शंस कॉल किए जाएंगे वो सारे पहले यूटिलाइज होंगे, और सबसे एंड पे क्या होगा, हमारा मेन फंक्शन खत्म होगा। जहाँ मेन फंक्शन खत्म हो जाता है वहाँ हमारा प्रोग्राम भी क्या करता है, एग्जिट कर देता है। ठीक है, इसलिए सबसे एंड पे मेन फंक्शन यूटिलाइज होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं हमेशा अदर फंक्शंस की जो हमने खुद बनाए होते हैं। अब इस फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, ये फंक्शन कॉल हुआ, ये वेरिएबल्स जो हैं, जितने भी वेरिएबल्स होंगे यहाँ, जिस तरह एक है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, तो जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो सब क्या करेंगे, वो सब मेमोरी में जाएंगे, मेमोरी यूटिलाइज करेंगे। और जैसे ही ये फंक्शन ख़त्म होगा, ये फू फंक्शन जैसे ही ख़त्म हुआ तो क्या होगा, यहाँ वेरिएबल से ये जो 5 वैल्यू थी या जो भी मैंने वैल्यू स्टोर की हुई थी इस फंक्शन के अंदर जो थी, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। मीन्स के अगर मैं यहाँ से बाहर आऊँ तो मैं किसी भी तरह से इसकी मेमोरी को दोबारा से यूज़ नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि फंक्शन कॉल हो चुका है और हमारे पास क्या मेमोरी उसकी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। हाँ, मैं दोबारा फंक्शन एक और बार कॉल करूँ, दोबारा से वो वैल्यू रिटर्न करे, तब वो यूज़ हो सकते हैं, लेकिन मे भी उसका क्या हो, एड्रेस डिफरेंट हो बाद में, बिकॉज वो हमने दोबारा से नया मतलब उसी फंक्शन को दोबारा से कॉल किया है, तो वो एक नए सिरे से वैल्यू एलोकेट कर सकता है। ठीक है, सिंपल इज दैट कि ये जो फंक्शन है इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे या जितने फंक्शन बनाएंगे, उनके जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनका स्कोप सिर्फ उन फंक्शन तक होगा, और उनका लाइफ टाइम भी तब तक होगा जब तक वो फंक्शन चल रहा है। जैसे ही उस फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न कर दी, चाहे उसने दूसरी लाइन में कर दी वैल्यू रिटर्न, तो क्या होगा, हमारे पास जितने भी वेरिएबल हमने मेमोरी में स्टोर किए हुए हैं वो क्या होंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, स्कोप इज लाइक विच रूम योर ID कार्ड एंड ओपन। स्कोप क्या है, स्कोप है आपकी ऑथराइजेशन। ठीक है, कि आपका ID कार्ड जो है वो कौन कौन से कमरे खोल सकता है। ठीक है, आपका जो वेरिएबल है वो कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज हो सकता है। लाइफ टाइम इज वेदर दैट रूम स्टिल एग्जिस्ट एट ऑल। लाइफ टाइम क्या करता है, लाइफ टाइम बताता है कि क्या वो रूम एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, क्या वो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है भी कि नहीं, क्या मैं किसी उस दूसरे रूम में उसको इस्तेमाल करूँ। अगर वो वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, अगर नहीं करेगा तो मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्कोप एंड द लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल। नेक्स्ट है क्विक क्विज। अ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन। एक वेरिएबल मैंने क्या किया, फंक्शन में डिक्लेयर किया। व्हाट हैपन्स टू इट्स मेमोरी द मोमेंट द फंक्शन रिटर्न्स। हमने भी बात की है, जैसे फंक्शन रिटर्न होता है वेरिएबल क्या करते हैं, वहाँ पर वेरिएबल वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वेरिएबल ख़त्म हो जाते हैं किसी दूसरे फंक्शन के। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया था, मैंने उसके अंदर वेरिएबल बनाए थे। ठीक है, अब वो फंक्शन जो है वो रन कर रहा है, बिकॉज मैंने उसको कॉल किया था मेन फंक्शन में या किसी और फंक्शन में कॉल किया था। जैसे ही वो फंक्शन ख़त्म हुआ, ठीक है, जैसे ही उस फंक्शन की प्रोसेसिंग ख़त्म हुई और वापस क्या हुआ, उसकी वैल्यू रिटर्न हुई कहाँ पर, मेन फंक्शन में या किसी और फंक्शन में रिटर्न हो गई, तो क्या होगा, इट से रिजर्व, क्या वो रिजर्व रहेंगे, नहीं रहेंगे। इट बिकम्स ग्लोबल, क्या ग्लोबल हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा।
इट इज़ फ्रीड नो लॉन्गर वैलिड। हाँ, ये ऑप्शन बनती है कि वो वेरिएबल क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से फ्री हो जाएगा, वो वैल्यू स्पेस जो है वो फ्री हो जाएगी, और जो वेरिएबल है वो क्या करेगा, वो नो लॉन्गर एग्जिस्टेड रहेगा। ठीक है, मतलब कि वो ख़त्म हो गया वहाँ से। तो इसका करेक्ट आंसर देखें तो वो क्या है, हमारे पास सी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्टैक फ्रेम्स एंड द कॉल स्टैक। अब ये क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है फंक्शंस के अंदर। जब फंक्शंस की बात करते हैं तो हम लोग स्टैक फ्रेम मेमोरी के अंदर और कॉल स्टैक को ज़रूर देखते हैं। तो चलते हैं इसकी तरफ। नाउ व्हाट इज़ अ स्टैक फ्रेम। इसको समझने से पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ अ स्टैक। स्टैक क्या होता है, स्टैक हमारे पास एक मेमोरी हायरार्की है या फिर एक डेटा स्ट्रक्चर है, जिसको आप लोग डीएसए में भी जाके बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टैक क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है या मेमोरी हायरार्की है जो कि यूज़ करती है लाइफो मेथड को। व्हाट इज़ लाइफो, लाइफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अब लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या है, हम इस स्टैक की एग्जांपल लेते हैं स्टैक ऑफ प्लेट्स से। ठीक है, मैंने क्या किया, मुझे 5 प्लेटें दी गई थी, मुझे कहा गया कि मैंने इसको एक दूसरे के ऊपर रखना है। ठीक है, जाहिर सी बात है, मैं क्या करूँगा, मैं प्लेट पकड़ूंगा, पहली प्लेट रखी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। ठीक है, इसी तरह मुझे बुक्स दे दी गई हैं, मुझे 10 बुक्स का कहा गया कि इनको मैंने अरेंज करके रखना है। मैं क्या करूँगा, मैं उनको एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर दूंगा। दिस इज कॉल्ड अ स्टैक। कि इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप एक इस तरह की हायरार्की के अंदर चीज़ को रख देते हैं। ठीक है, और ये कौन सा मेथड यूज़ करता है, ये यूज़ करता है लाइफो मेथड। लाइफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है, लाइक मेरे पास क्या थी, मेरे पास कुछ बुक्स थी। ठीक है, मुझे कहा गया कि मैंने बुक्स को रखना है। अब मैंने सबसे पहले जो बुक पकड़ी है मैं उसको रखूँगा, दूसरी बुक पकड़ी है उसको रखूँगा, तीसरी, चौथी, और जो लास्ट में थी मेरी बुक वहाँ से मैंने उसको रख दिया टॉप पे। अब मैंने सबसे पहले बुक निकालनी होगी, मैं कौन सी निकालूंगा, मैं टॉप से निकालूंगा। ठीक है, यानी कि मैंने जो सबसे एंड पे रखी थी वो सबसे पहले निकल रही है। दिस इज कॉल्ड लास्ट इन, कि सबसे लास्ट में जो इन हुआ है फर्स्ट आउट, वो सबसे पहले निकलेगा। इसका मतलब कि इसी को हम कह सकते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट, कि जो सबसे पहले जाएगी अंदर वो क्या होगा, वो सबसे एंड पे वहाँ पर बाहर निकलेगी। ठीक है, स्टैक में से। तो इसको हम कहते हैं लाइफो मेथड, और स्टैक इस तरह से काम करता है। मीन्स कि अगर हम इसकी हायरार्की देखें तो वो बनती है इस तरह से कुछ। ठीक है, कि इसके अंदर मैंने क्या किया, मैं इसके अंदर स्टैक करता जाऊंगा चीज़ों को, और उसके बाद जब मैं बाहर निकालूंगा तो मैं टॉप से निकालूंगा। ठीक है, एंटर मैंने किया सबसे एंड पे, लेकिन मैंने निकाला कहाँ से, सबसे टॉप से निकाला। ठीक हो गया, इसको आप लोग कॉल में जाके, जिन्होंने कॉल पढ़ी उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो कॉल में जाके इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो एवरी फंक्शन कॉल क्रिएट्स अ ब्रांड न्यू ब्लॉक ऑफ मेमोरी जस्ट फॉर दैट कॉल। अब देखते हैं कि फंक्शन कॉल का ताल्लुक इसके साथ कैसे है। जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं ना, तो क्या होता है, वो जितने भी वेरिएबल्स हैं उसके, वो सारे जाके कहाँ स्टोर होते हैं, वो स्टैक में स्टोर होते हैं। वो क्या करता है, वो एक नया ब्लॉक ऑफ मेमोरी विच इज़ कॉल्ड स्टैक क्या करता है, वो क्रिएट करता है और उसके अंदर जाके अपने वेरिएबल्स को स्टोर करता है, अपने लोकल वेरिएबल्स को स्टोर करता है। ठीक है, सो आ स्टैक फ्रेम टिपिकली होल्ड, स्टैक फ्रेम में होता क्या क्या है, फंक्शन के पैरामीटर होते हैं, उसके लोकल वेरिएबल होते हैं, और रिटर्न एड्रेस। ये तीन वैल्यू क्या करता है, ये स्टोर करता है हमारा स्टैक, जिनमें से मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ हमारी लोकल वेरिएबल्स हैं। ठीक है, फ्रेम स्टैक्स लिटरली लाइक प्लेट्स, हमने बात की जिस तरह प्लेट स्टैक की जाती हैं उस तरह ही क्या होगा, स्टैक फ्रेम काम करेगा हमारा। द मोस्ट रिसेंटली कॉल्ड फंक्शन सिट्स ऑन टॉप, जो सबसे एंड पे फंक्शन कॉल किया जाएगा वो सबसे टॉप पे सिट करेगा। ठीक है, ये इस तरह से ही है कि ये हमारे पास एक फिजिकल मेमोरी बनी हुई है स्टैक की। उसके क्या होगा, अगर हमारे पास तीन फंक्शन है तो तीन फंक्शंस के लिहाज से उस स्टैक की पार्टीशन होगी, और हर स्टैक में क्या हुआ, ब्लॉक्स बन गए जो क्या करेंगे, हर एक फंक्शन का वेरिएबल स्टोर करेंगे, लोकल वेरिएबल स्टोर करेंगे। ठीक है, मैंने ये कहा क्या है, ये नेक्स्ट देखते हैं, ये समझ आ जाएगी इस एग्जांपल से। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखते हैं। लेट्स टेस्ट दिस लाइव। अब ये एग्जांपल है, इसके अंदर तीन फंक्शन बने हुए हैं, बार फंक्शन है, फू फंक्शन है, और उसके बाद मेन फंक्शन है। अब एग्जीक्यूशन का हमें पता है सबसे पहले स्टार्ट होती है मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर क्या है, x इक्वल टू 10। अब यहाँ क्या करते हैं हम, यहाँ हम एक स्टैक बना लेते हैं। अब सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, इसका मतलब कि x इक्वल टू 10 क्या होगा, स्टैक में स्टोर हो गया। ठीक है, और ये क्या हुई, ये जगह स्पेसिफाई होगी किसके लिए, ये मेन फंक्शन के लिए होगी, क्योंकि इसके अंदर एक ही वेरिएबल है। तो एक वेरिएबल आया, जितने भी वेरिएबल थे सारे आ गए इसके अंदर, और वो जगह उसके लिए स्पेसिफाई कर दी गई है। ठीक है, कि इसके अंदर क्या होगा, ये हमारे पास x के लिए है। ठीक है,
अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फू फंक्शन कॉल हुआ, तो हमारे पास जो था ट्रांसफर कहाँ चला गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है, कंट्रोल आ गया इस फंक्शन के पास। अब इसके पास कंट्रोल है, इसके पास वेरिएबल था y इक्वल्स 20 जो कि यहाँ पर स्टोर होगा, ठीक है 20। हमने स्टैक की बात की है ना, स्टैक में क्या होता है, सबसे जो एंड पे होती है चीज़ वो सबसे पहले आती है, तो इस इन दोनों के लिहाज से एंड पे फू फंक्शन कॉल हुआ था, इसका मतलब पहले वो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो जगह थी ये स्पेसिफाई होगी फू फंक्शन के लिए। अब इसके बाद अगली लाइन पे क्या आ गया, बार फंक्शन आ गया। अब बार फंक्शन आया तो बार क्या होगा, यहाँ पर आके इसी एग्जीक्यूशन दे देगा, और बार में क्या है z इक्वल्स टू 30 है, इसका मतलब 30 यहाँ पर आया, और ये जगह जो है ये स्पेसिफाई होगी किसके लिए, एक सेकेंड, हाँ ये जगह स्पेसिफाई होगी किसके लिए, ये स्पेसिफाई होगी हमारे पास इस बार फंक्शन के लिए, ठीक है। अब यहाँ स्टैक की हायरार्की देखें तो सबसे टॉप पे कौन सा है, बार फंक्शन में सबसे एंड पे आया था, उसके बाद हमारा फू फंक्शन, और सबसे एंड पे कौन सा है, मेन फंक्शन, ठीक हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको लाइव ट्रेस करते हैं हम कि ये स्टैक ग्रो किस तरह से करता है। अब यहाँ पर देखें, अगर हम स्टैक ग्रोज अप, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट VS कोड कॉल स्टैक पैनल शोज। अब VS कोड का हम कॉल स्टैक पैनल हम जाकर डीबगर में देखेंगे अभी, ठीक है। कॉल स्टैक राइट व्हेन बार इज रनिंग, कॉल स्टैक इस तरह से शो होगा। हम क्या करते हैं, हम VS कोड पे चलते हैं और VS कोड पे जाके इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं पहले VS कोड को ऑन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, ये मेरे पास VS कोड ऑन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ मैंने वो फंक्शन बनाए हुए हैं, बार फंक्शन को सेम एज इट इज़ बनाया हुआ है, फू फंक्शन को सेम बनाया हुआ है एज इट इज़, और मैंने मेन फंक्शन को भी सेम एज इट इज़ बनाया हुआ है, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं प्रेस करूँगा F5, पहले ब्रेक पॉइंट ऐड करते हैं, ठीक है। ब्रेक पॉइंट हमें पता है क्या होता है, ब्रेक पॉइंट जहाँ हम ऐड करते हैं वहाँ पर क्या होगा, हमारी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, ताकि हम चेक कर सकें कि हमारे फंक्शन की हायरार्की किस तरह काम कर रही है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं मेन फंक्शन में नहीं, मैं फू फंक्शन में नहीं, मैं बार फंक्शन में ब्रेक पॉइंट ऐड करता हूँ, ठीक है। सो आई विल प्रेस F5, मैंने F5 प्रेस किया, और मुझे यहाँ पर क्या होगा, मुझे यहाँ पर स्टैक शो हो गया, ठीक है। तो जब यहाँ ब्रेक पॉइंट ऐड किया, इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन जो है वो कहाँ डिपेंड कर रही है, वो इस कोड पर डिपेंड कर रही है, ना कि इस फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। इस फंक्शन की जो z की वैल्यू है उसका इसकी y की वैल्यू से सरोकार नहीं है, इस y का इस x से कोई सरोकार नहीं है, इस तरह से इस x का जो है इस y से कोई सरोकार नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है, और इस y का इस z से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक हो गया। ये सब इंडिपेंडेंटली है, पहली बात। दूसरी बात, ये आपस में इस तरह से स्टैक हुए हुए हैं, ठीक है। पहले बार फंक्शन है, फिर फू है, फिर मेन है। मीन्स कि जब बार फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तब ही हमारा फू फंक्शन चलेगा, बार फंक्शन स्टैक से ख़त्म हो जाएगा। और जब हमारा फू फंक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमारा फू फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। जो हमने बात की भी थी कि जैसे ही हमारा क्या होगा, फंक्शन ख़त्म होता है तो हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो मेमोरी से ख़त्म हो जाते हैं। मेमोरी कौन सी, हमारे स्टैक से ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही स्टैक से ख़त्म होगा तो बाकी मेन बच जाएगा, तो मेन पे हमारी क्या होगी, मेन पे हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने VS कोड को देखते हुए हमने चेक किया कि कहाँ से कैसे हमारा कोड स्टैक वर्क करता है, किस तरह हम ब्रेक पॉइंट लगा के हम देख सकते हैं कि हमारे फंक्शन जो है वो स्टैक में किस तरह से स्टोर हो रहे हैं, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। अगर हम यहाँ पर देखें, बार 30 था, बार एग्जीक्यूट हो रहा था, हमने ब्रेक पॉइंट लगा दिया, इसका मतलब कि वहीं पे उसकी एग्जीक्यूशन अड़ गई। अगर हम उसके बाद देखें तो बार के बाद तो है फू, ठीक है ना, जो कि पोज हुआ है और बार का वेट कर रहा है। हमने देखा कि बार के नीचे फू था, जैसे ही बार उड़ेगा, ख़त्म हो जाएगा स्टैक से, तो अगली बारी किसकी होगी, फू की होगी, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही ये फू फंक्शन ख़त्म हो जाएगा तो अगली बारी किसकी होगी, मेन फंक्शन की, क्योंकि मेन फंक्शन किसका वो वेट कर रहा है, वो वेट कर रहा है फू फंक्शन का, और फू फंक्शन किसका कर रहा है, बार फंक्शन का वेट, जो कि हम अभी VS कोड से प्रैक्टिकली देख चुके हैं, ठीक हो गया। रियल डीबगर, हम डीबगर चला चुके हैं, अब देखते हैं ये क्या कहता है। ये सेट अ ब्रेक पॉइंट इनसाइड बार, हमने ऐसे किया, F5 प्रेस करेंगे, कोड स्टैक पैनल पे देखेंगे। पैनल पे हमने देखा टॉप से बॉटम तक, पहले टॉप पे बार था, फिर उसके बाद फू आया, फिर उसके बाद मेन आया, और हमने देखा कि हमने जब इसको रन किया था, हमने फू पे क्लिक किया तो वो बार का वेट कर रहा था, हमने मेन पे क्लिक किया तो वो फू का वेट कर रहा था, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या किया, क्लिकिंग जो है उससे हमें पता लग गया, ठीक है। ईच फ्रेम इज जनरली सेपरेट, हर फ्रेम क्या है, सेपरेट है। हमने देखा भी है कि वो हर फ्रेम क्या था, वो बिल्कुल सेपरेट से अपने
कॉल स्टैक के अंदर स्टोर हुआ था, हर फंक्शन सेपरेटली काम कर रहा था। ठीक हो गया। क्विक क्विज, वाइल बार इज एग्जीक्यूटिंग हाउ मेनी स्टैक फ्रेम्स करंटली एग्जिस्ट। अब जब बार चल रहा था, जिस तरह ये बार चल रहा था, फू मेन था, तो इस बार के होते हुए कितने स्टैक फ्रेम जो थे वो क्या हो रहे थे, अभी एग्जिस्ट कर रहे थे, 1, 2 या 3। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर हमारा 3 बनता है। क्यों? क्योंकि जब बार फंक्शन था, यहाँ पर हमने देखा भी है कि बार फंक्शन के होते हुए बार भी था, फू भी था और मेन भी था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट हमारे पास है पैरामीटर पासिंग, वैल्यू वर्सेस रेफरेंस। ये पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस, इसमें क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन भी होती है बच्चों को। हालांकि ये टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कंफ्यूजिंग है क्योंकि आगे जाके इसका लिंक होता है मेमोरी के साथ, पॉइंटर्स के साथ। तो पॉइंटर्स जो है हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, सो हम चलते हैं पैरामीटर पासिंग की तरफ। ओके, सो अ क्वेश्चन दैट ट्रिप्स अप ऑलमोस्ट एवरीवन। एक सवाल जो कि हर किसी को परेशान करता है। वो सवाल क्या है कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर मेन फंक्शन लिया, मेन फंक्शन में पहले एक वैल्यू लिखी 5 और मैंने एक इंक्रीमेंट का फंक्शन बनाया जो क्या कर रहा होगा, जो उस वैल्यू को +1 कर रहा होगा। अब जाहिर सी बात है, मैंने इंक्रीमेंट किया, मैंने यहाँ पर एक n वेरिएबल लिया। अब असूलन क्या होना चाहिए, असूलन तो ये होना चाहिए कि वैल्यू जो है मैंने यहाँ पास की है अगर, तो वैल्यू यहाँ पर जाके पैरामीटर में स्टोर होगी। n इक्वल्स टू n+1 वैल्यू, n की वैल्यू क्या होगी, 6 हो गई। तो अगर इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ, सी आउट वैल्यू करता हूँ अगर मेन फंक्शन के अंदर, तो उसने क्या करना चाहिए, उसको 6 प्रिंट करना चाहिए। क्या ऐसा ही है? ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है, आज हम ये देखेंगे कि पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस किस तरह से इस चीज़ को डिफर करते हैं। ठीक है, पास बाय वैल्यू सबसे पहली चीज़ जो हम लोकली आम प्रोग्राम में करते होते हैं, 2 सेपरेट बॉक्सेस। अब इसको मैं बड़ी सिंपली बताऊंगा कि जब भी हम लोग कोई वेरिएबल यहाँ पर हम क्या करते हैं, पास करते हैं अपने फंक्शन कॉल के अंदर, तो वो क्या होता है, वो जाके अपने पैरामीटर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पैरामीटर क्या दिया था मैंने, इंट n दिया हुआ था, तो इसका मतलब कि n में जाके क्या स्टोर होगा, इस वैल्यू की, यानी कि जो हमने यहाँ पर कॉल में पास किया है, जो आर्ग्यूमेंट पास किया है, वो जाके पैरामीटर में स्टोर होगा, यानी कि n में स्टोर होगा। लेकिन हमने यहाँ पर एड्रेसेस की बात की थी अपने फर्स्ट लेक्चर में कि वेरिएबल्स जो हैं वो इंटरनल लेवल पे वो एड्रेसेस में जाकर स्टोर होते हैं। तो क्या एड्रेस भी जाएगा? नहीं। जब हम इंटरनल लेवल पे देखते हैं तो ये वैल्यू जो है इसकी एक कॉपी बन के, यानी कि एक 5 की कॉपी बन के क्या होगी, ये पैरामीटर में जाएगी। ठीक है, मीन्स के n के पास 5 ही है, लेकिन वो क्या है, वो एक कॉपी है जो कि इस कॉल स्टैक में पड़ी होगी। जैसे कि मैं मेन फंक्शन में देखूं तो मेरे मेन फंक्शन में क्या आया, यहाँ पर 5 स्टोर हो गया। ठीक है, अब जब मैंने वो आर्ग्यूमेंट पास किया है ना, तो अलग से एक क्या बना, अलग से कॉल स्टैक बना जो कि एलोकेट हुआ किसको, इस इंक्रीमेंट फंक्शन को, और इसमें जाके 5 अलग से स्टोर हुआ जो कि कॉपी थी किसकी, इस वैल्यू वाली वैल्यू की। ठीक है ना, इस वैल्यू वेरिएबल की कॉपी थी, वो जाके n में स्टोर होगी। अब n इक्वल्स टू n+1, तो यहाँ पर क्या हो गया, 6 हो गया, लेकिन मैंने कुछ रिटर्न नहीं किया। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पर n की वैल्यू तो 6 हो गई है, लेकिन वो n कहाँ पर है, वो इस कॉल स्टैक के अंदर पड़ा हुआ है। अब जैसे ही मेरा इंक्रीमेंट फंक्शन खत्म होगा, हमने बात की जैसे फंक्शन खत्म होता है उसके लोकल वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इट मीन्स कि जैसे फंक्शन खत्म हुआ तो ये डिस्ट्रॉय हो गया। अब यहाँ पर अगर हम आएंगे तो सी आउट वैल्यू करेंगे तो वो क्या प्रिंट करेगा, उसके पास तो 5 पड़ा हुआ है, बिकॉज उसने एक्चुअल वैल्यू को देखा ही नहीं, उसने तो एक कॉपी क्रिएट करके उसको यूज़ किया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 5 प्रिंट होगा, मीन्स कि ये इंक्रीमेंट क्या है, ये इंक्रीमेंट कोई डिफरेंस नहीं कर रहा, कोई फ़र्क नहीं डाल रहा हमारे इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो इंक्रीमेंट फंक्शन जो है वो एज इट इज़ वैसे का वैसे ही वेरिएबल के वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, जो मेन फंक्शन का वेरिएबल है उसको चेंज नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी बना के n की वैल्यू को चेंज कर सकता है, लेकिन उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, सो पास बाय वैल्यू क्या कहता है, 2 सेपरेट बॉक्सेस, 2 सेपरेट वैल्यूज। ठीक है, एक क्या होगी, वो उसकी सेल्फ वैल्यू होगी और एक उसकी कॉपी बनेगी जो कहीं और जाकर स्टोर होगी, और प्रोसेसिंग भी जो फंक्शन में वो उस कॉपी पे होगी, और दोबारा जब हम आएंगे मेन फंक्शन पे तो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है वो चेंज नहीं हुई होगी। यहाँ देखें तो मेन स्टैक का जो फ्रेम था, मेन फंक्शन जो फ्रेम था उसका वैल्यू 5 है उसके अंदर। इंक्रीमेंट फंक्शन जो है उसके फ्रेम में क्या होगा, ये कॉपी है। ठीक है, हमने कॉपी की ही बात की है कि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इसकी जो है कॉपी जाके यहाँ पर स्टोर होगी, एक्चुअल वैल्यू वहीं की वहीं रहेगी बिकॉज ऑफ मेमोरी। ठीक है,
सो नो कनेक्शन बिटवीन दीज टू बॉक्सेस, इन दोनों के दरमियान क्या है, किसी भी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। सो वन सिंबल चेंजेस एवरीथिंग, व्हाट डज इट मीन। मेरे पास वही कोड है जो हमने अभी ऊपर देखा था, ठीक है, इंक्रीमेंट का कोड, वही सेम कोड है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ एक डिफरेंस रखा, मैंने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, एडेड द एम्परसेंड, मैंने यहाँ पर एक एम्परसेंड ऑपरेटर ऐड कर दिया। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एड्रेस ऑपरेटर भी, ठीक है ना, ये हमारा एड्रेस ऑपरेटर भी होता है, और इसको हम एम्परसेंड भी कहते हैं। तो उसने क्या किया, अब यहाँ पर वो कॉपी वाला सीन नहीं होगा। हमने पहले देखा था कि वैल्यू क्या हो रही है, कॉपी हो रही है, और जो कॉपी है वो यहाँ इंक्रीमेंट में जाएगी और उसमें इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर इंक्रीमेंट कॉपी के अंदर नहीं होगा, अब एक्चुअल वैल्यू में होगा। कैसे, हमारा ये एड्रेस ऑपरेटर जो हमारा एम्परसेंड ऑपरेटर है वो क्या करेगा, अब जैसे हमने मेन को रन किया, यहाँ वैल्यू 5 यहाँ स्टैक में आके स्टोर हो गई, ठीक है। अब मैंने इसको कॉल किया, अब वो यहाँ पर क्या होगा, अब जो यहाँ पर मेरे पास पैरामीटर था, हमारे पास आर्ग्यूमेंट था, वो यहाँ जाएगा पैरामीटर के अंदर। लेकिन वो देखेगा कि भाई पैरामीटर क्या कह रहा है, पैरामीटर तो कह रहा है कि मुझे अपने एड्रेस की एक्सेस दो, मुझे अपनी एक्चुअल वैल्यू पे लेके जाओ, कि मेरे पास जो रैम है उसमें जो ब्लॉक्स बने हुए थे उसमें से किसी एक ब्लॉक में ये 5 स्टोर था ना, तो मैंने किसी और ब्लॉक में जाके ये वैल्यू नहीं स्टोर करनी, मुझे इसी ब्लॉक में जाना है। तो एन क्या करेगा, एन जाएगा इसी ब्लॉक के अंदर, यानी कि हमारे 5 वाले ब्लॉक के अंदर। इसका मतलब है कि वो कोई एक्स्ट्रा स्टैक फ्रेम यूज़ नहीं करेगा, वो इसी स्टैक फ्रेम के अंदर जो है जाएगा। मीन्स के इन दोनों के बॉक्सेस क्या हो गए, कंबाइंड हो गए, एक ही बॉक्स यूज़ करेंगे ये। क्यों, एड्रेस ऑपरेटर की वजह से। एड्रेस ऑपरेटर ने कहा कि भाई मैंने आपके एड्रेस पे जाना है, और उस एड्रेस पे जाके जो मैंने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी मैं वही करूँगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये n इक्वल्स टू एन प्लस वन कहाँ होगा, ये यहाँ पर जो वैल्यू वाला बॉक्स था उसी के अंदर होगा। बिकॉज यहाँ पर अब कॉपी नहीं जा रही है, यहाँ पर अब क्या जा रहा है, यहाँ पर वैल्यू जा रहा है, ठीक है। वैल्यू खुद एज अ वेरिएबल यहाँ पर उठ के चला गया है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वन बॉक्स टू नेम्स, ठीक है। क्या आपके पास क्या है, 5 और 6, ठीक है। 5 6 में कन्वर्ट हुआ तो वो कैसे हुआ, पहले तो मेन वैल्यू थी, ठीक है, फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल ने क्या किया, उसी बॉक्स की तरफ जाकर पॉइंट कर दिया। अब जो इंक्रीमेंट है एन में वो भी क्या है, वो भी सेम है। मीन्स के ये दोनों क्या है, इन दोनों के बॉक्सेस या इन दोनों का मेमोरी एड्रेस या रैम में अगर इनके बॉक्स देखें या फिर हम स्टैक फ्रेम में देखें तो ये क्या है, ये सेम है, ठीक है। और इन दोनों में क्या होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब इसको हम अपने एक्चुअल वीएस कोड पे जाके देख लेते हैं। सो मैं यहाँ पर आ गया अपने वीएस कोड के ऊपर। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि यहाँ से कोड कॉपी करते हैं हम, ये इसको पेन को डिसेबल करके, तो मैं यहाँ से इसी कोड को कॉपी करता हूँ, और मैं यहाँ पहले अपना टेम्पलेट लिख लेता हूँ C++, ये टेम्पलेट आ गया मेरा। और इस मेन फंक्शन की जगह पे जो हमारा कोड था मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको लिखूंगा बगैर किसके, एम्परसेंड के। और मैं अगर इसको रन करूँ अब, क्या ये 6 प्रिंट करेगा, ये 6 नहीं प्रिंट करेगा, ठीक है। जिस तरह हम अभी देख चुके हैं, मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर, अगर ये 5 ही प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाया, और हमने समझ ये सारा कि एड्रेस ऑपरेटर किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेगा इसको। और अगर मैं अब क्या करता हूँ, अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो इसने मुझे 6 दिया, मीन्स के पहले इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, लेकिन अब एड्रेस ऑपरेटर की वजह से इंक्रीमेंट हो गया, ठीक हो गया। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्विक क्विज है। अ फंक्शन सिग्नेचर इज वॉइड अपडेट इन टेक्स नंबर x, ठीक है, कैन इट एवर चेंज द कॉलर्स ओरिजिनल वेरिएबल। अब देखें ज़रा, वॉइड अपडेट हमारे पास एक फंक्शन था, ठीक है। तो वो कह रहा है कि क्या ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा बगैर एम्परसेंड के, क्या ये ओरिजिनल वेरिएबल को चेंज कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता। और ये हम समझ चुके हैं कि ये क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज x इज अ सेपरेट कॉपी, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट हमारे पास है रिकर्जन विजुअलाइज्ड। अब रिकर्जन के बारे में देखते हैं, व्हाट इज रिकर्जन। रिकर्जन क्या होती है, सिंपल वर्ड्स में कहें तो एक फंक्शन जब खुद को ही कॉल करता है, या एक फंक्शन रिपीटेटिवली दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिकर्जन, ठीक है।
रिकर्जन इज़ नॉट अ मैजिक, रिकर्जन एक मैजिक नहीं है। अब बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है या पता नहीं किस तरह से काम करती है रिकर्जन, लेकिन रिकर्जन काफ़ी सिंपल है देखने में। रिकर्जन इज जस्ट अ फंक्शन कॉलिंग अनदर फंक्शन विच हैपन्स टू हैव द सेम नेम। एक ही नाम का फंक्शन जो है वो अगर अपने नाम के फंक्शन को दोबारा से कॉल करता है और बार बार कॉल करता है, दैट इज कॉल्ड रिकर्जन। या हम अगर सिंपल वर्ड्स में कहते हैं ना तो यही कहते हैं कि एक फंक्शन अपने आप को अगर बार बार कॉल करे, ठीक है। इट यूज द एग्जैक्ट सेम स्टैक फ्रेम मैकेनिज्म, स्टैक फ्रेम मैकेनिज्म बिकॉज फंक्शन है तो रिकर्जन कोई स्पेशलिटी नहीं बनाएगा, वो क्या करेगा, वो उसी स्टैक फ्रेम को यूज़ करेगा, उसी मैकेनिज्म को यूज़ करेगा जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं अपने सेक्शन 3 में, ठीक है। अब हम देखते हैं फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल एक ऐसा कोड है, जो फैक्टोरियल निकालते हैं वो एक ऐसा कोड है जो कि रिकर्जन का इस्तेमाल करता है, ठीक है। देखते हैं किस तरह से। मैंने लिया फैक्टोरियल ऑफ 4, ठीक है। फैक्टोरियल मुझे पता है क्या होता है, अगर जिसको नहीं पता तो ये सिंबल होता है फैक्टोरियल का। मीन्स कि अगर मैंने एक n का फैक्टोरियल लिया है तो इसका मतलब है कि मैं n को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ n-1, n-2, n-3 अप टू कहाँ तक, 1 तक, ठीक है। कि मैं n को तब तक डिक्रीज करता रहूँगा जब तक 1 नहीं आ जाता, ठीक है। नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता, 1 से लेकर n नंबर तक फैक्टोरियल्स हो सकते हैं, ठीक है। n कोई भी नंबर होगा। अब यहाँ फैक्टोरियल का कोड देखते हैं, इंट फैक्टोरियल इंट n, ठीक है। इफ n डबल इक्वल टू 0, सबसे पहले आता है बेस केस। फैक्टोरियल में, रिकर्जन में बेस केस बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस केस क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने बात की कि एक फंक्शन जब खुद को कॉल करता है दैट इज कॉल्ड रिकर्जन, बार बार कॉल करता है। तो बार बार कॉल करने से मुराद है कि अगर वो कॉल करता रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो तो इन्फिनाइटली चल जाएगा। तो इन्फिनाइटली चलने से बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम बेस केस का यूज़ करते हैं जहां हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए, ठीक है। और कंडीशन हमेशा फॉल्स कहाँ पर होती है, जब हमारे पास n 0 आ जाए, बिकॉज n 1 तक तो चलेगा। हमने बात की है कि n से लेकर जब तक इस n को डिक्रीज करेंगे जब तक 1 नहीं आ जाता, तो 1 तक चलेगा। तो जहाँ पर 1 के बाद 0 आना होगा, हम क्या करेंगे, हम उसको बेस केस बना देंगे कि यहाँ पर आके हमेशा जो है हमारी रिकर्जन क्लोज होनी है, ठीक है। तो अभी यहाँ सिंपल यही बेस केस बनता है, एक्स्ट्रा बेस केसेस हो सकते हैं लेकिन यहाँ सिर्फ एक बन रहा है। तो रिटर्न कर दे 1, ठीक है। बेस केस आ गया, अब रिकर्सिव केस आया। अब यहाँ पर क्या होगा, उस फैक्टोरियल ने अपने आप को ही यहाँ पर कॉल किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल नंबर का, नंबर फॉर एग्जाम्पल 5 था, 4 था यहाँ के, बल्कि 4 दिया हुआ है ना यहाँ पर, हम 4 को लेते हैं। यहाँ 4 था, ठीक है ना। अब n डबल इक्वल टू 0, 4 इक्वल टू 0 नहीं है, रिटर्न 1 करेंगे। अब रिटर्न क्या करेंगे, n मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई यानी कि n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ n-1। अब इसको निकालने के लिए वो दोबारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। वो दोबारा यहाँ पर आया। अब दोबारा यहाँ पर जब आएगा n-1, इट मीन्स के फैक्टोरियल ऑफ 3, ठीक है। इस तरह दोबारा आएगा फैक्टोरियल ऑफ 2, फिर दोबारा आएगा फैक्टोरियल ऑफ 1, फिर दोबारा आएगा फैक्टोरियल ऑफ 0। जब फैक्टोरियल ऑफ 0 पे आएगा तो हमारा बेस केस ट्रू हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, हम रिटर्न कर देंगे। अब जब रिटर्न करेंगे, अगर हम यहाँ पर स्टैक को देखें ना तो यहाँ पहले 4 स्टोर था, ठीक है, 4 था, फिर 3 था बिकॉज यहाँ पर 3 वैल्यू आ रही है, फिर यहाँ 2 था, फिर यहाँ क्या था, 1 था, ठीक है। और 0 पे हमारा क्या होगा, बेस केस ट्रू हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ उसने बात की है रिटर्न करना है हमने n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल ऑफ n-1। अब यहाँ अगर देखें तो लाइफ ऑफ मेथड की वजह से पहले 1 आया, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ n-1, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, और इसका आंसर जो है हमारे पास क्या हो गया, 24, जो कि एक्चुअल हमारे पास 4 का फैक्टोरियल होता है वो प्रिंट हो गया, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम यहाँ से भी देखते हैं, 5 सेपरेट फ्रेम्स से हमने 5 फ्रेम्स की बात की है। फैक्टोरियल ऑफ 0 भी आएगा बिकॉज यहाँ पर हमारा बेस केस रिटर्न हो रहा है, ठीक है। और वो मल्टीप्लाई कैसे करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, बिकॉज जब हमारा स्टैक जब चल जाएगा, रिकर्जन चल जाएगी, रिकर्जन ने सारी वैल्यूज को स्टोर किया। रिकर्जन की बात होती है बैक ट्रैकिंग। अब बैक ट्रैकिंग थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, वो हम बाद में देखेंगे। जब बैक ट्रैकिंग होती है ना कि रिकर्जन दोबारा से क्या कर रहा है, वैल्यूज को निकाल रहा है। जब वैल्यू निकालेगा वो निकालते निकालते वो क्या करेगा, वो सारी कैलकुलेशन भी साथ में परफॉर्म कर देगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर देखें तो फैक्टोरियल ऑफ 4 था तो यहाँ n आ गया 4, ठीक है। और वेट किसका कर रहा है, वो 3 का। इस तरह 3 आया तो 2 का कर रहा है, 2 1 का कर रहा है, 1 0 का कर रहा है, और 0 ने क्या किया, बेस केस रिटर्न कर दिया। मीन्स के ये लाइन चली गई। अब क्या होगा, अब ये इसका वेट कर रहा था, ये आया, ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। 1 के लिए 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है ना, इक्वल्स टू 1 आ गया। फिर 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 2, फिर 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 6,
ठीक है। इसी तरह से कि 1 मल्टीप्लाई वो पहले 1 आया, ठीक है, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 आया, फिर 2 मल्टीप्लाई 3 आया, या 3 मल्टीप्लाई 2, या फिर 4, फिर उसके बाद 4 मल्टीप्लाई जो भी पीछे आंसर था वो सारा साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और हमारा क्या आ गया, 4 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 24 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बेस केस के बगैर हमने बात की है कि बेस केस के बगैर क्या होता है। अब हमने यहाँ पर एक लिया बैड फैक्टोरियल के नाम से। अब अगर हम बेस केस नहीं लगाते तो क्या होता है, अगर यहाँ पर ही देखें ना हम, तो हमने यहाँ पर इसको 0 पे चलाया तो 0 पे बेस केस से टर्न हो गया, मीन्स कि दोबारा से हमारा ये फंक्शन चला ही नहीं, फैक्टोरियल ऑफ 0 को उसने कैलकुलेट ही नहीं करना है। अगर बेस केस ना लगाते तो यहाँ पर 0 भी आना था, -1 -2 -3, और उसने कभी रुकना ही नहीं था। इट मीन्स कि वो इन्फिनेटली चलते रहना था, जो हमने पहले भी बात की है कि अगर हम बेस केस नहीं लगाएंगे तो उस केस में क्या होगा, फॉर एवर चलता रहेगा। n जाएगा 4 3 2 1, फिर 0 के लिए भी चलेगा, -1 -2 -3 और अप टू सो ऑन इन्फिनेटली जाएगा, ठीक है। हर कॉल क्या करेगा, एक नया स्टैक फ्रेम बनाएगा, ठीक है, एक नई स्टैक की वैल्यू ऑक्यूपाई होगी। और स्टैक जाहिर सी बात है एक फिजिकल मेमोरी है, तो फिजिकल मेमोरी की कोई लिमिट होती है, जब वो इन्फिनेटली चलेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली स्टैक ओवरफ्लो। अब स्टैक ओवरफ्लो क्या होता है कि आपका जो स्टैक है वो उसके अंदर उसकी लिमिट से ज़्यादा वैल्यू आ गई है, तो वहाँ पर क्या होगा, स्टैक हमारा ओवरफ्लो कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्टैक ओवरफ्लो से मुराद क्या होता है, ये क्रैश नहीं होता, ये प्रोग्राम नहीं क्रैश करता, ये सिंपली क्या है, हमने स्टैक के अंदर उसकी लिमिट से ज़्यादा या उसकी मेमोरी से ज़्यादा जो है वैल्यूज़ को स्टोर करने की कोशिश की। मीन्स कि अगर मैं 50 GB की हार्ड डिस्क के ऊपर 60 GB का डेटा स्टोर करना चाहूँगा तो वो क्या होगा, वो मेमोरी ओवरफ्लो हो जाएगी, ठीक है ना, वो मेमोरी इसके अंदर पूरी ही नहीं आएगी। तो इसी तरह से स्टैक ओवरफ्लो भी काम करता है कि अगर मैं उसकी स्टैक की लिमिट से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करना चाहूँगा, या उसकी लिमिट से ज़्यादा जो नंबर्स हैं मैं उनको वहाँ पर स्टोर करने की कोशिश करूँगा, जिस तरह यहाँ पर मैंने उसकी लिमिट से ज़्यादा नंबर को स्टोर करने की कोशिश की जो कि इन्फिनिट नंबर्स थे, तो क्या होगा, इवेंचुअली स्टैक ओवरफ्लो कर गया, ठीक है। बेस केस जो है उसकी गारंटी होनी चाहिए मस्ट, कि वो क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं जाके रीच हो रहा है। अगर वो रीच नहीं होगा तो इवेंचुअली हमारा जो स्टैक है वो ओवरफ्लो कर जाएगा, ठीक हो गया। अब कोई क्विज, व्हाट इज अ स्टैक ओवरफ्लो इन टर्म्स ऑफ व्हाट जस्ट वी ड्रू। अब स्टैक ओवरफ्लो है क्या, क्या हीप मेमोरी से रन आउट हो जाती है, हीप हमने पढ़ा भी नहीं अभी तो हम इसको नहीं देखेंगे। Too many stack frames get pushed without returning exceeding available stack memory. Too many stack frames get pushed, ठीक है ना, सिंपल बात है कि लिमिट से ज़्यादा स्टैक फ्रेम आ जाएंगे। और सिंटैक्स एरर ये तो हो ही नहीं सकता, और हीप हमने पढ़ा नहीं है, और हीप होगा भी नहीं, जाहिर सी बात है स्टैक और हीप दोनों डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसका आंसर क्या है, बी आंसर है। नेक्स्ट है डीबगिंग लैब क्विज एंड होमवर्क। अब सबसे पहले देखेंगे हम दो बग्स को, ठीक है ना, जो कि हमने आज पढ़े हैं उनमें से ही एक ये चीज़, ठीक है। इसमें हमें देख के पता लग रहा है कि यहाँ पर एक वही चीज़ मिसिंग है जो कि क्या था, एड्रेस ऑपरेटर था, वो लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। और दूसरा बग क्या है, हमने इंट काउंटडाउन लिखा, इंट एन, ठीक है, एक फंक्शन बनाया यानी कि सी आउट किया हमने एन को और रिटर्न करा दिया इसको। यहाँ क्या चीज़ मिसिंग है, यहाँ हमारा बेस केस मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ बेस केस नहीं लगाया, इतना इसका मतलब है कि ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा, ये चलता रहेगा इन्फिनाइटली, ठीक हो गया। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे रीकैप क्विज। रीकैप क्विज हम लोग देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक इन दी फॉर्म ऑफ क्विज देखेंगे, ठीक है। सो अब सबसे पहली चीज़ क्या है, व्हाट 3 थिंग्स डज अ स्टैक फ्रेम टिपिकली कंटेन। स्टैक फ्रेम में कौन सी 3 चीज़ें हैं जो होती हैं, हमने देखा था ऊपर, पैरामीटर्स होते हैं, लोकल वेरिएबल्स होते हैं, और तीसरी चीज़ क्या है, रिटर्न एड्रेस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इनमें, लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में क्या कहते हैं वो, टू कॉल्स टू द सेम रिकर्सिव फंक्शन, के एक फंक्शन है, एक फंक्शन की सेम हमारे पास क्या है, एक ही फंक्शन है लेकिन उसकी 2 रिकर्सिव कॉल्स हैं, तो क्या वो सेम स्टैक फ्रेम यूज़ करेंगी। हमने ये बात देखी थी जब ऊपर हमने एक टेबल पढ़ा था, तो उस टेबल में क्या कहता था वो, उस टेबल में उसने कहा था कि जब भी आप स्टैक यूज़ करते हैं तो हर कॉल क्या करेगी, हर कॉल एक अलग स्टैक फ्रेम बनाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स है, क्योंकि हर कॉल जो है वो सेम स्टैक फ्रेम नहीं बना रही है, वो अलग स्टैक फ्रेम बना रही है, ठीक है। नंबर 3, विच सिंबल टर्न्स पास बाय वैल्यू इनटू पास बाय रेफरेंस। सिंपल हमने देखा था कि एड्रेस ऑपरेटर हमारा ये एम्परसेंड साइन क्या करता है, पास बाय वैल्यू को पास बाय रेफरेंस में चेंज कर देता है, ठीक है। और लास्ट में वो क्या कहता है, व्हाट कॉजेज अ स्टैक ओवरफ्लो। ये हम ऊपर देख के आए हैं अभी के स्टैक ओवरफ्लो होता क्यों है। स्टैक ओवरफ्लो बेसिकली
एक स्टैक हम लोग अगर स्टैक के अंदर उसकी लिमिट से ज़्यादा वैल्यू को पुश कर देंगे तो वो क्या होगा, वो स्टैक ओवरफ्लो होगा। ठीक है, टू मैनी स्टैक फ्रेम पुश्ड विदाउट रिटर्निंग, रिटर्न किए बगैर। रिटर्न करेंगे तो इसका मतलब क्या है, जब भी रिटर्न करेंगे स्टैक खाली हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न करेंगे तो फंक्शन खत्म होगा। जब भी रिटर्न करते हैं हम तो हमें पता है कि हमारा फंक्शन वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और जहाँ फंक्शन ख़त्म होगा इट मीन्स के उसने क्या किया है, उसने स्टैक फ्रेम्स को भी उड़ा दिया। ठीक है, क्योंकि फंक्शन रिटर्न करने से क्या होगा, स्टैक फ्रेम खत्म हो जाएंगे अंदर से। ठीक हो गया। सो इसका क्या है, टू मैनी स्टैक फ्रेम पुश्ड विदाउट रिटर्निंग। ओके, सो नेक्स्ट होमवर्क है। होमवर्क आप लोगों ने देख लेना है, होमवर्क मस्ट किया करें। इनसे आपको क्या होगा, इनसे आपको हेल्प होगी आगे मजीद कॉन्सेप्ट को समझने में। ठीक है, पहले वो कहते हैं फॉर 3 गिवन कोड स्निपेट्स, 3 कोड स्निपेट्स हैं आपके पास, नेस्टेड कॉल्स हैं, पास बाय रेफरेंस है, रिकर्जन हैं। ठीक है, आपने उनका फुल स्टैक फ्रेम बनाना है हाथ से, कोड रन किए बगैर। हमने आज भी सिर्फ क्या किया, हमने सिर्फ टेस्टिंग किया कोड की, हमने उसके अलावा कोई कोड खुद से लिखा नहीं है। बिकॉज हमने क्या करना है, हमने समझना है कि कोड के पीछे क्या चल रहा है, हमने देखना है कि कोड इस तरह से बिहेव क्यों करता है। लॉजिकल थिंकिंग हमारी अच्छी होगी तो फिर ही हमारा कोड लिखने का फ़ायदा है, वरना कोड लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह सेकंड क्वेश्चन देख लेना आपने, और थर्ड क्वेश्चन भी आपने देख लेना। यहाँ पर ऑप्शनल है लेकिन आपने मैंडेटरी है कि आप इसको ज़रूर किया करें। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्लास है हमारी मेमोरी मैपिंग के ऊपर। हम चेक करेंगे कि एक्चुअल में मेमोरी के अंदर क्या हो रहा होता है, मेमोरी किस तरह से मैप होती है, डेटा स्ट्रक्चर्स किस तरह से काम करते हैं, और इसमें हम किसको देखेंगे, हम देखेंगे अरे को। ठीक है, कि अरे जो है वो सिर्फ बॉक्सेस नहीं है, अरे क्या है, कंप्लीट मेमोरी ब्लॉक्स हैं। ठीक है, और मेमोरी ब्लॉक्स है तो इसका मतलब क्या है कि मेमोरी के हर जगह पे जाके वो हर मेमोरी की लोकेशन के हिसाब से वैल्यूज़ को असाइन करता है। ठीक है, और हम देखेंगे वैल्यूज़ किस तरह से असाइन होती हैं, पॉइंटर अरेज क्या होती हैं, इस तरह की चीज़ें देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और डीएसए के लिहाज से, डाटा स्ट्रक्चर्स के लिहाज से आगे के जो क्लासेस हैं क्लास 4, 5 और 6 जो कि स्पेसिफिकली हमारे पास मेमोरी मैपिंग के ऊपर है, मेमोरी के ऊपर है, मेमोरी मैनेजमेंट के ऊपर है। उसके बाद क्लास 7 हीप के ऊपर है, एसटीएल के ऊपर है। ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो चैनल के साथ जुड़े रहिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।